आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट पार्ट किया था। ये मेरा चैनल है कॉमर्स हब यूट्यूब पर। आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वहाँ पर कमेंट करें और शेयर करें। वहाँ पर मैं अभी पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड लेक्चर्स अपलोड करूँगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। साथ ही साथ अनअकैडमी पे भी क्लासेस चलेंगी, आप दोनों जगह एक्सेस कर सकते हैं। आज हम नेक्स्ट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। हमने लास्ट क्लास में 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, उनको देखा था। अब हम आज 11 स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। A research scholar, while submitting his or her thesis, did not acknowledge in the preface the help and support of the respondents of questionnaires used. This will be called an instance of. आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, साथ ही साथ हिंदी में। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से है वो इंग्लिश में पढ़ो, जो हिंदी में है हिंदी से पढ़िए। आपको दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन अवेलेबल हैं, यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड किए हैं। इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि एक रिसर्च स्कॉलर जब अपनी थीसिस को, यहाँ पर थीसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया कि एक रिसर्च स्कॉलर अगर अपनी थीसिस को सबमिट करता है और वो एक्नॉलेज क्या नहीं कर रहा, जो उसने अपने रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनियर्स यूज्ड किए थे, उनकी हेल्प और सपोर्ट को अगर वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा तो वो कौन सी रिसर्च होगी। दिस विल बी कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ। तो ये किस चीज़ का उदाहरण होगा? तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ का उदाहरण है? आप पहले पोज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अभी मेरे पास इस क्लास में, फ्री क्लासेस में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको टाइम दूँ। सो आप खुद अपनी वीडियो को पोज करके खुद एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इस तरह के जो उदाहरण होते हैं, इस तरह के जो इंस्टेंसेस होते हैं, उसको हम अनएथिकल एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएथिकल एक्ट। इसका आंसर होगा सी। अनएथिकल क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको एथिक्स का मतलब बताया था। एथिक्स पूछता है तो एथिक्स का मतलब होता है कि हमारी मोरल वैल्यूज़ क्या है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि हम क्वेश्चनियर्स, जो रिस्पोंडेंट्स के क्वेश्चनियर्स हैं, हम उनको ही एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। हम उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, तो ये हमारी मोरल वैल्यूज़ से रिलेटेड है, तो ये अनएथिकल एक्ट हो जाएगा, मतलब अनैतिक कार्य हो जाएगा। आई होप यू क्लियर। Now we proceed to the next question, 12th question. आपको अगर कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे को अनअकैडमी पर भी मैसेज कर सकती हैं। मैंने कोई पॉइंट्स या कोई कॉइन्स नहीं रखे हैं कि आप इतने कॉइन्स पे ही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप कभी भी कोई भी दिक्कत है आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, आप मेरे को यूट्यूब पर कर सकते हैं। आपको मैंने मेल प्रोवाइड किया है, आप मेरे को मेल पर मैसेज कर सकते हैं। मेल आप मेरे को ड्रॉप कीजिए, आई विल रिप्लाई। अब हम 12th पर देखेंगे कि अ रिसर्चर इंटेंड्स टू मेक यूज़ ऑफ ICT। अगर एक रिसर्चर ICT का यूज़ कर रहा है, अब यहाँ पर आ गया ICT से रिलेटेड कि अगर एक रिसर्चर ICT का यूज़ करता है अपनी रिसर्च में, देन व्हाट कंसिडरेशंस शुड वेट। तो यहाँ पर कौन सी कंसिडरेशंस को आप वेट करेंगे मोस्ट इन सच अ डिसीजन। तो उस डिसीजन में आप सबसे ज़्यादा कंसिडर क्या करेंगे, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे। आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़िए। फर्स्ट इज एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टूल्स यूज्ड। जो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टूल्स यूज्ड, क्या जो आपने टूल्स यूज किए हैं वो एप्रोप्रिएट हैं। कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरिंग इट, उनको प्रोक्योर करने की जो कॉस्ट है वो इन्वॉल्व जो हुई है वो। अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इन द डिपार्टमेंट वेयर रिसर्च इज टू बी टेकन, क्या टूल्स उस डिपार्टमेंट में अवेलेबल हैं जहाँ पर आप रिसर्च कर रही हैं। विलिंगनेस ऑफ हिज और हर सुपरवाइजर टू ऑफर हेल्प, विलिंगनेस होनी चाहिए। या फिर द कंपनी फ्रॉम विच द ICT इक्विपमेंट हैज़ बीन प्रिक्योर्ड। चूज़ योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। आप इन ऑप्शन से उन आंसर्स को चूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन,
कि एक तो एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए ऑफ द टूल्स यूज्ड, आपके जो टूल्स यूज्ड हो रहे हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए। सेकंड, कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रिक्योरिंग इट, जो आप कॉस्ट इन्वॉल्व कर रही हैं वो प्रिक्योर्ड होनी चाहिए, मतलब वो भी इन्वॉल्व होनी चाहिए जो भी आप प्रिक्योर कर रहे हैं। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ टूल्स इन द डिपार्टमेंट वेयर रिसर्च, वो टूल्स उस डिपार्टमेंट में अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पर आप रिसर्च को क्या कर रही हैं, अंडरटेक कर रही हैं। तो इसका आंसर होगा ए, बी एंड सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि अ यूनिवर्सिटी टीचर प्लान्स, अब यहाँ पर क्या आ गया, टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी टीचर क्या प्लान कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स की स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहता है इन हिज और हर क्लास। देन विच टाइप ऑफ रिसर्च पैराडिग्म विल बी हेल्पफुल इन दिस रिसर्च, तो इस रिसर्च के अंदर आपका कौन सा रिसर्च पैराडिग्म ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि एक यूनिवर्सिटी टीचर प्लान कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स की हैबिट्स को इम्प्रूव करेगा अपनी क्लास के अंदर, तो कौन सा रिसर्च पैराडिग्म यहाँ पर हेल्पफुल होगा। यहाँ पर हेल्पफुल होगा एक्शन रिसर्च पैराडिग्म। एक्शन रिसर्च पैराडिग्म क्यों होगा, एक्शन क्यों हुआ, अप्लाइड क्यों नहीं हुआ, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इन दोनों का। अगर बात स्कूल या कॉलेज की आती है, क्योंकि हम वहाँ पर इमीडिएट एक्शंस लेते हैं, इमीडिएट प्रॉब्लम्स के इमीडिएट सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। यहाँ पर अगर हमें स्टूडेंट्स की हैबिट को इम्प्रूव करना है तो हम इमीडिएट कोई एक्शन लेंगे। दैट्स वाई द एक्शन रिसर्च पैराडिग्म। जो हमारी ये फंडामेंटल रिसर्च पैराडिग्म है ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बात करता है डिटेल स्टडी प्रिंसिपल्स की। यहाँ पर हम किसी डिटेल स्टडी प्रिंसिपल्स की तो बात कर नहीं रहे, तो फंडामेंटल तो होगा नहीं, फंडामेंटल नहीं होगा। उसके बाद इवेलुएटिव रिसर्च पैराडिग्म भी नहीं होगा, हम यहाँ पर इवेलुएट भी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्शंस की बात कर रहे हैं। तो दैट्स वाई करेक्ट आंसर इज एक्शन रिसर्च पैराडिग्म। 14th क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द आउटकम, इसमें से कौन सी है जो कि आउटकम नहीं है। सबसे यहाँ पर मेन वर्ड है नॉट, कौन सा आउटकम नहीं है, किस चीज़ का, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च का कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपको ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च अगर पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में कौन सा आउटकम नहीं है ये बोला गया है। सबसे पहली बात कि ग्राउंडेड थ्योरी जो होती है वो हमारी क्वालिटेटिव होती है। अब आप एक वर्ड ग्राउंडेड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई चीज़ अगर ग्राउंड लेवल से हो रही है तो वो मतलब बिल्कुल फ्लोर लेवल से होगी, और फ्लोर लेवल से हमारी कौन सी होती है, बिल्कुल बेसिक से इंडक्टिव अप्रोच होती है। क्योंकि डिडक्टिव में तो ऑलरेडी हमारे पास थ्योरी होती है, लेकिन इंडक्टिव में हम एक बेसिक से शुरू करते हैं और उस थ्योरी को प्रूफ करने की नहीं, उस थ्योरी को बनाने की कोशिश करती हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी है तो वो क्या होती है, क्वालिटेटिव होती है। तो यहाँ पर कौन सा आउटकम नहीं होगा ग्राउंडेड थ्योरी का, नैरेटिव नहीं होगा, नैरेटिव नहीं होगा। कंसेप्ट्स भी आएंगे, कैटेगरीज भी आउटकम्स में आएंगी, हाइपोथेसिस भी आएंगी, बट नैरेटिव नहीं होगा। Which among the following is not related to qualitative research? अब क्वेश्चन डायरेक्ट क्वालिटेटिव से आ गया, तब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में डिफरेंस पता होगा तो आपको पता होगा, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी नहीं है। जहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं हो रही, नंबर्स की नहीं हो रही। थीमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस और सर्वे मेथड, विच कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको पहले मतलब बताती हूँ। थीमेटिक का मतलब क्या होता है, थीमेटिक इज रिलेटेड टू द थीम, जो हमारी थीम से रिलेटेड है। यहाँ पर कोई थीम से रिलेटेड है। थीमेटिक रिस्क एनालिसिस हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी क्योंकि वो किसी थीम से रिलेटेड है। डिस्कोर्स का मतलब क्या है, डिस्कोर्स का मतलब होता है बियॉन्ड द स्टेटमेंट, जो चीज़ स्टेटमेंट के बाहर जाकर होती है, स्टेटमेंट से बियॉन्ड होती है, उसे डिस्कोर्स एनालिसिस बोला जाता है। एंड सर्वे एनालिसिस क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ की डिटेल स्टडी करते हैं, जब हम किसी चीज़ का सर्वे करते हैं तो वो सर्वे मेथड होता है। एंड केस स्टडी आपको पता ही है। तो इसमें से कौन सा
क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होगा। तो कौन सा नहीं होगा? सर्वे मेथड नहीं होगा, क्योंकि सर्वे मेथड के अंदर आप चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करते हैं, आप वहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा भी लेते हैं, आप नंबर्स का डाटा भी वहाँ पर लेते हैं। तो दैट्स वाई हमारा जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो सर्वे मेथड को इंक्लूड नहीं करता, जबकि सर्वे मेथड हमारा एक क्वांटिटेटिव मेथड है। आफ्टर दैट इन social science, a central issue is the question of whether the social world can be studied using the method of natural science. This statement refers to the issue of, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये किस इशू से रिलेटेड है? ये है हमारी एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड। आपको इन चारों ऑप्शंस का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के साथ आपके 4 टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। तो जो हमारा ऑन्टोलॉजी है, ऑन्टोलॉजी जो होता है वो हमारा रियलिटी से रिलेटेड होता है। एक्सियोलॉजी जो होता है ये हमारा फिलॉसफी मीन्स एथिक्स रिलीजन से रिलेटेड होता है। और जो एटिमोलॉजी होता है ये ओरिजिन ऑफ वर्ड से रिलेटेड होता है, जबकि एपिस्टेमोलॉजी हमारी ट्रू नॉलेज से रिलेटेड होता है, जब हमें किसी चीज़ की ट्रू नॉलेज होती है। तो इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि सोशल साइंस के अंदर जो हमारा सेंट्रल इशू है वो क्या है कि क्वेश्चन जो है वो सोशल वर्ल्ड का, क्या उसको हम नेचुरल साइंस के मेथड से पढ़ सकते हैं? सोशल साइंस को क्या हम साइंस से मेथड से पढ़ सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एपिस्टेमोलॉजी। हाँ जी, हम एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या है? ट्रू नॉलेज के थ्रू हम उसको स्टडी कर सकते हैं। 18th क्वेश्चन इज कि विच टू अमंग द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसग्रेशन ऑफ इथिकल प्रिंसिपल इन रिसर्च। अब आपको ये ट्रांसग्रेशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसग्रेशन? ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अगेंस्ट। तो इसमें से ऐसे कौन से 2 हैं जो कि इथिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट हैं? इथिकल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट मतलब जो अनइथिकल हैं, तो हार्म्स टू द पार्टिसिपेंट्स, लैक ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नॉट ग्रेडिंग द पार्टिसिपेंट्स आफ्टर द एक्सपेरिमेंट इज ओवर, या आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्या चीज़ है जो अनइथिकल होगी? अगर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को हार्म करेंगे तो वो अनइथिकल होगा। अगर हम इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स की कमी रखेंगे, उनको प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तो ये भी अनइथिकल होगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए एंड बी कहाँ पर है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो ए और बी हैं वो क्या हैं? हमारे 2 ऐसे हैं जो कि ट्रांसग्रेशन ऑफ इथिकल प्रिंसिपल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि अ कॉलेज टीचर प्रेजेंट्स अ रिसर्च पेपर इन अ सेमिनार। अगर कोई कॉलेज टीचर अपने रिसर्च पेपर को सेमिनार में प्रेजेंट करता है, देन द रिसर्च पेपर साइट्स रेफरेंसेस विच आर प्रीटी ओल्ड। अगर वो रेफरेंसेस बहुत पुराने दे देता है, तो इस सिचुएशन को क्या डिस्क्राइब किया जाता है? अगर हम बहुत ज़्यादा पुराने रेफरेंसेस दे रहे हैं, मतलब हम अपने रिसर्च सोर्स को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज को क्या नहीं कर रहे हैं? अपडेट नहीं कर रहे हैं। बात अगर आप टेक्निकल लैब्स की लेते हैं तो वहाँ पर जो होता है वो फॉर्मेट प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड होता है। इथिकल लैब्स जो कि अनएथिकल होता है, और एकेडमिक इग्नोरेंस जहाँ पर नॉलेज की कमी होती है। तो करेक्ट आंसर इज 4, दैट इज द इनएबिलिटी ऑफ अपडेटिंग रिसर्च सोर्स, मतलब वो अपने रिसर्च सोर्स को अपडेट नहीं कर रही है, इनएबिलिटी है। 20th में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन दी कंटेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। अब यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेटरी रिसर्च से क्वेश्चन पूछ लिया। तो पार्टिसिपेटरी, तो ऑप्शन आप अगर ये देखेंगे कि इट्स सोल पर्पस इज प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, क्या ये एक सोल पर्पस होता है, सिर्फ हम नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं? नो। तो ये करेक्ट नहीं है। हमसे यही पूछा था कि कौन सी चीज़ सही नहीं है। नॉलेज एज पावर रिकॉग्नाइज की जाती है, ये लोगों को एक्सपर्ट्स की तरह जोड़ देता है, साथ ही साथ कलेक्टिव प्रोसेस होता है इंक्वायरी का। बट जो सोल पर्पस हमारा ये बोल रहा है प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, तो नो, ये गलत है। इथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर, गाइडलाइंस इन्वॉल्व किस चीज़ में नहीं करता? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको इथिकल नॉर्म्स के बारे में पता है। देखो, कॉपीराइट, पेटेंटिंग पॉलिसी और जो डाटा सोर्सिंग पॉलिसी है, ये सारी की सारी तो हमारी कॉपीराइट्स में आ जाती है। कॉपीराइट्स और पेटेंटिंग पॉलिसी तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है, जबकि जो हमारा थीसिस फॉर्मेट है वो इथिकल नॉर्म्स की गाइडलाइंस में इन्वॉल्व नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन इज थीसिस फॉर्मेट। आई होप यू क्लियर ऑल दिस क्वेश्चंस।